हम लोग बात कर रहे थे चार्ट्स ऑफ ग्रुप डाटा की, कि जब आपके पास ग्रुप्ड डाटा होता है, जब आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो आप उसके चार्ट्स कैसे बना सकते हैं, चार्ट्स कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। एक टाइप की चार्ट होता है जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट्स होते हैं जिनको ओजाइस भी कहते हैं, और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी होता है। ये जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है ये चार्ट ऑफ ग्रुप डाटा भी आता है, यानी कि ये ग्रुप डाटा का चार्ट भी हो सकता है और ये अनग्रुप डाटा का चार्ट भी हो सकता है। ठीक है जी, इसमें ये नहीं है कि ये ग्रुप डाटा का चार्ट है तो ये सिर्फ ग्रुप डाटा में ही बन सकता है, ये अनग्रुप डाटा के लिए भी बन सकता है। हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं हिस्टोग्राम की। देखिए अभी इससे पहले जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जी अभी आपने इससे पहले पढ़ा होगा बार चार्ट। बार चार्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि बार जो होती है उसमें जो बार्स आप बनाते हैं उनकी हाइट वेरिएंट होती है, लेकिन इन दोनों बार्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है। लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है ये एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोग क्लास बाउंड्रीज प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर आप फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल ये है जी 100 से 150, तो ये आपकी क्लास होगी 100 से 150 और इसकी हाइट फॉर एग्जांपल 22 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 22 होगी। इवन ये जो है 150 से 200, इसकी जो हाइट होगी दैट विल बी 18 आई थिंक। राइट, तो इस तरीके से आप लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं और हिस्टोग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये बार्स की तरह ही होता है, लेकिन एक बार और दूसरी बार के दरमियान में कोई डिस्टेंस नहीं होता। हिस्टोग्राम जो है ये यूज होता है ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए। ग्राफिकली हम लोग ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करते हैं मोड फ्रॉम हिस्टोग्राम। मोड क्या होता है जी? मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो हिस्टोग्राम से आप मोड फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकली, जिसका फाइंड आउट करने का तरीका जो है ना वो बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने वो बार फाइंड आउट करनी है जो सबसे बड़ी है, तो हमने सबसे पहले हाईएस्ट बार फाइंड आउट करनी है। हाईएस्ट बार में इस कॉर्नर को एक सीधी लाइन से दूसरे कॉर्नर से, जो दूसरी साइड का कॉर्नर है उसके साथ मिला देना है और इस पॉइंट को दूसरी साइड वाले पॉइंट के साथ सीधी लाइन से मिला देना है। जहां पे आपको ये क्रॉस मिलेगा वहां से आपने एक डॉटेड लाइन या सीधी लाइन भी लगा सकते हैं नीचे लगानी। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखिए आपको क्या वैल्यू नजर आ रही है। यहाँ पे दिखने में लग रहा है कि दिस इज 275, तो आपका जो मोड है इस डाटा का दैट विल बी 275। तो हम लोग सबसे पहले सबसे हाईएस्ट बार को पकड़ेंगे, उस हाईएस्ट बार से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन लगाएंगे, जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहां से एक डॉटेड लाइन नीचे, और वो जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर मॉड। तो हिस्टोग्राम फाइंड आउट होता है। हिस्टोग्राम किस लिए यूज होता है? मॉड फाइंड आउट करने के लिए। मॉड क्या होता था? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती थी। तो हम लोग आगे चलते हैं जी अगले टाइप के चार्ट की तरफ, विच वॉज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा जी, गॉन कहते हैं एक ऐसी शेप को जो क्लोज्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्क्वायर है दिस इज ए गॉन, ठीक है जी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये क्वाड गॉन है। ठीक है, नॉर्मली क्वाड गॉन का वर्ड तो आपने कभी नहीं सुना होगा। क्वाड गॉन का मतलब होता है चार कोनों वाली शक्ल। तो क्वाडगॉन होती है, फिर पेंटागॉन होती है, फिर हेक्सागॉन होती है, फिर हेक्टागॉन होती है, फिर ऑक्टागॉन होती है। ठीक है जी, क्वाडगॉन, पेंटागॉन। ठीक है जी, पेंटागॉन एक ऐसी शेप को कहते हैं जो कि क्लोज है, जिसके 5 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, आजकल पेंटागॉन में जो है ना वो कोई मसला बना हुआ है। आपको पता है कि जो अमेरिका की जो उनका व्हाइट हाउस है वो पेंटागॉन भी उसे कहते हैं। इसी तरीके से हेक्सागॉन, हेक्सागॉन जो है वो एक ऐसी शेप होगी जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है जी, और इसी तरीके से ऑनवर्ड आप लोग हेक्टागॉन, हेप्टागॉन। तो पॉलीगॉन एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें मल्टीपल कॉर्नर्स होते हैं, मल्टीपल कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन ये शेप क्लोज होती है। यहां से आपको एक बात पता चलेगी कि पॉलीगॉन जो है ना दैट विल बी अ शेप जो कि एक क्लोज्ड शेप है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसका मतलब है कि इसमें फ्रीक्वेंसी बना रहे होंगे। तो जनाब मजे की बात यह है कि आप लोगों ने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने हैं जी मिड पॉइंट्स। किसी भी क्लास के मिड पॉइंट्स आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने हैं
और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है, ठीक है जी। और उसके बाद जब वो आपको मिल जाए, फॉर एग्जांपल ये 45 था पहला मिड पॉइंट और इधर से 165 था लास्ट मिड पॉइंट, तो उसके बाद उसको उससे पीछे वाले मिड पॉइंट के साथ बिल्कुल जोड़ देना है, तो ये पूरी की पूरी शेप जो है ना ये एक इस तरीके से पॉलीगॉन बन जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब जितने भी चार्ट्स हैं उन सब चार्ट्स में आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जनाब एक्स एक्सिस पे क्या डालना है और वाई एक्सिस पे क्या डालना है। तो जो पॉलीगॉन है उसमें वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है और उसके बाद हर पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप सारा कुछ सेम रखें और हर पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाने की बजाय एक कर्व से मिला दें, ठीक है, एक कर्व से मिला दें जिसका एक्चुअली कोई कॉर्नर ना हो लेकिन ये ओवरऑल ट्रेंड को जरूर रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है जी। मैंने कोशिश की है कि हम लोग एक ऐसी कर्व बनाएं जिसका कोई कॉर्नर नहीं है लेकिन वो इस पूरे के पूरे ट्रेंड को शो कर रही। दोबारा बनाते हैं, यानी कि एक ऐसी शेप जिसका कोई कॉर्नर नहीं है लेकिन वो इस ट्रेंड को शो कर रही है, तमाम पॉइंट्स के पास पास से गुजर रही है, इसे हम कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट कर्व है, जब हम लोग इस तरीके से वैल्यूज को प्लॉट करते हैं और स्ट्रेट लाइन की बजाय हम लोग तमाम पॉइंट्स को एक ऐसी कर्व से मिला देते हैं जिसमें से कुछ पॉइंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स उस कर्व के ऊपर होते हैं, बाकी उसके कहीं आसपास ही होते हैं, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं, राइट। आगे चलते हैं जी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट्स जिनको ओजाइव्स भी कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है जी लेस देन ओजाइव और एक होता है जी मोर देन ओजाइव, ठीक है जी। जो लेस देन ओजाइव होता है इसमें आपने एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्रीज रखनी होती है, ठीक है जी, और वाई एक्सिस पे और जो मोर देन ओजाइव है इसमें एक्स एक्सिस पे लोअर क्लास बाउंड्रीज रखनी होती है, ठीक है जी। लेस देन ओजाइव में आपने वाई एक्सिस पे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखनी होती है और मोर देन ओजाइव में आपने वाई एक्सिस पे मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखनी होती है, ठीक है जी। अब आपको पता है लेस देन ओजाइव क्या होता है, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, ये आपको पता है। तो जब आप इनको रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो आपके पास ये दोनों शेप्स अगर आप एक ही जगह पे बनाएं तो आपके पास बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती शेप्स निकलेंगी, यानी कि ऐसी शेप्स होंगी जिनका ये ऊपर वाला हाफ और उनका नीचे वाला हाफ बिल्कुल सेम एक जैसा ही होगा, ठीक है ना जी। तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी चार्ट या ओजाइव। अच्छा, ओजाइव के बारे में कुछ बड़ी मजे मजे की बातें होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव एक दूसरे को कट करते हैं, दैट पॉइंट इज योर मीडियन, ठीक है जी। अच्छा, तो हमें यहां से ये पता चला कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट होते हैं जिनको हम ओजाइव्स भी कहते हैं, ओजाइव्स में दो तरह के ओजाइव्स होते हैं, एक होता है लेस देन ओजाइव और एक होते हैं मोर देन ओजाइव। तो जो लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट में अगर आप नीचे एक्स एक्सिस पे जाएं तो यू विल फाइंड आउट द मीडियन, ठीक है। वो जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पे नहीं, उस पॉइंट पे नहीं, वहां से जब आप एक्स एक्सिस पे आएंगे तो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी योर मीडियन। अच्छा जी, दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये जो लेस देन ओजाइव है, जब आप इसको यूज करते हैं, ये जो नीचे से ऊपर की तरफ शेप जा रही होती है, इस शेप को यूज करते हुए आप कोई भी पोजीशनल एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी पोजीशनल एवरेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, मीडियन तो वो था ना जहां पे लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव था। ये जरूरी नहीं है कि आपको लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव दोनों दिए हों तो फिर आप उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के फिर वहां से कहें कि ये मीडियन है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग मीडियन को सिर्फ और सिर्फ लेस देन ओजाइव से ही फाइंड आउट करें। अच्छा, ये जो समझना है इसके लिए हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये जो लेस देन ओजाइव है ना ये है ही नहीं, सॉरी ये जो मोर देन ओजाइव है ना ये हमारे पास है ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ लेस देन ओजाइव है। तो हम, मैं जरा इसको वाइट कर दूं
ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये ले जनाब, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेस देन ओजाइव है और हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मीडियन। तो जनाब उसका तरीकाकार यही होगा कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम, हमें पता है कि ये जनाब आपके पास टोटल 50 नंबर ऑफ वैल्यूज है। लास्ट क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी, या मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में जो सबसे पहली क्लास की मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। अब आपने फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है जनाब मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम मीडियन की पोजीशन फाइंड करते होते थे i इंटू एन प्लस 1 ओवर डी के साथ। तो इस केस में मीडियन के केस में i तो एक ही होगा, n जो है वो 50 होगा, 50 प्लस 1 ओवर 2 यानी कि 25.5। तो अब आपके पास जो भी पोजीशन आई है वो आपने y एक्सिस पे फाइंड आउट करनी है। देखें ये 20 है, ये तकरीबन 25.5 होगा। तो जब आपको y एक्सिस पे ये मिल जाए तो आपने एक सीधी लाइन लगानी है पैरेलल टू x एक्सिस और आपने लेस देन ओजाइव पे पॉइंट जब आपको मिलेगा वहां पे रुक जाना, और जब आप वहां से नीचे जाएंगे तो आपको वहां पे मीडियन मिलेगा। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द थर्ड क्वार्टाइल तो उसका फॉर्मूला आता है 3 इंटू 50 प्लस 1 ओवर 2 यानी कि 51 ओवर 4। थर्ड क्वार्टाइल के केस में 4 पे डिवाइड करेंगे हम, तो ये बनता है जी 51 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 37.75। तो हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, इतना ही बनेगा मेरे ख्याल से। अच्छा जी 30 है, 37.75 आपको यहाँ पे मिला। तो अब आप यहाँ से जब आप यहाँ पे जाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ से पहुंचने के बाद जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जो आपको यहाँ पे रीडिंग नजर आएगी एक्स एक्सिस पे दैट विल बी योर थर्ड क्वार्टाइल, राइट। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द पोजिशनल एवरेजेस फ्रॉम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोगों ने कहा था कि 3 तरह के डाटाज होते हैं, एक होता है जी मीन, एक होता है जी मीडियन वगैरह, ठीक है, जैसे हमने पोजिशनल एवरेजेस कहा था, और एक होता है मॉड। मीन हमने कहा था ये वैल्यू बेस्ड एवरेजेस होती हैं, मीडियन हमने कहा था कि ये पोजीशन बेस्ड एवरेजेस होती हैं, और जो मोड था वो हम लोगों ने कहा था कि ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड एवरेजेस होती हैं। तो जो पोजीशन बेस्ड एवरेजेस हैं वो तो हम ओजाइव से फाइंड आउट करते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड एवरेजेस हैं वो हम लोग हिस्टोग्राम से फाइंड आउट कर लेते हैं, जो भी अभी हमने डिस्कस किया। जो वैल्यू बेस्ड एवरेजेस है वो चार्ट्स वगैरह से फाइंड आउट करना पॉसिबल है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोगों से पूछा नहीं जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं जी, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की बात करते हैं। ये एक सिंगल 1 डायमेंशनल प्लॉट होता है जिसमें आपने सिर्फ एक लाइन के ऊपर सबसे पहले मिनिमम वैल्यू प्लॉट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट करनी है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल ये प्लॉट करने हैं, और जो फर्स्ट क्वार्टाइल से लेकर थर्ड क्वार्टाइल के दरमियान का जो डाटा है उसको बॉक्स बना देना है। तो ये जो बॉक्स का एरिया है ये नॉर्मली मिडल का 50% का एरिया है। इधर वाला विस्कर इसको लोअर विस्कर कहते हैं, इसको अपर विस्कर कहते हैं, और लोअर विस्कर में 25% डाटा 25% ऑफ द वैल्यूज फॉल कर रही होती हैं, और अपर विस्कर में 25% ऑफ द वैल्यूज फॉल कर रही होती है, ठीक है जी। तो ये जो मिनिमम लोअर, अब ये जो है ये सारे के सारे पोजीशन बेस्ड एवरेजेस ही होती हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वार्टाइल्स पोजीशन बेस्ड एवरेजेस ही यूज हो रही होती हैं, यानी कि सेकंड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल यूज हो रहा होता है। तो दिस इज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट विच इज़ वेरी इजी। नॉर्मली इसके अंदर से बड़े मजे मजे के इजी से सवाल आते हैं कि जी बताएं जी कि लोअर विस्कर और पूरे बॉक्स को मिला के आप कितने % डाटा को कवर करते हैं। तो हम कहेंगे कि बॉक्स का 50% डाटा होता है, विस्कर का 25%, तो टोटल 75% डाटा विस्कर में कवर होता है।